Hello students, once again welcome back to my YouTube channel's Accounts Hub. Today I will discuss human activities and kinds of human activities. You know that what is the meaning of human activities discussed in previous video, but today I am revised in means human activities. Human activities आप लोग जानते हो ह्यूमन एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है? एनी एक्टिविटीज दैट ए ह्यूमन बीइंग परफॉर्म टू मीट हिज रिक्वायरमेंट या नीड्स इज कॉल्ड द ह्यूमन एक्टिविटीज. मीन्स एनी एक्टिविटीज दैट ए ह्यूमन बीइंग परफॉर्म टू मीट हिज रिक्वायरमेंट, ह्यूमन नीड्स, रिक्वायरमेंट बोलो या नीड्स बोलो, इज कॉल्ड द ह्यूमन एक्टिविटीज. मीन्स आप समझ में आता है कि ह्यूमन एक्टिविटीज का मतलब क्या हो गया कि कोई भी एक्टिविटी जो ह्यूमन बीइंग करता है अपनी नीड्स को, अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए कुछ भी करता है. अगर आप सोए हो, सोने के बाद अगर हाथ भी उठाए तो कोई न कोई काम किए तो वो काम अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए करते हो, वही सारे काम क्या कहलाते हैं? ह्यूमन एक्टिविटीज के नाम से कहलाते हैं. या ह्यूमन बीइंग के द्वारा कोई भी एक्टिविटीज, कोई कुछ भी किया जाता है. मीन्स अगर वो ऐसे पड़ा है, यहाँ से अगर उठा, कुछ भी किया, वो चाहे जिस लिए भी करे, अपने मन की शांति के लिए उठ के 2 कदम चले तो भी कुछ न कुछ चलने का काम किया ना. कोई भी काम करते हो तो वो क्यों करते हो, उसके पीछे का 2 रीजन हो सकता है. या तो आपको पैसा मिलेगा या तो आपको मन की शांति मिलेगी, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन. वही बोला गया ह्यूमन नीड्स कैन बी रिलेटेड टू अर्निंग. क्या हो सकता है? अर्निंग मनी से हो सकता है, एज वेल एज गेटिंग मेंटल सेटिस्फेक्शन. मेंटल सेटिस्फेक्शन मतलब एक तरीके से साइकोलॉजिकली सेटिस्फेक्शन, मन की शांति के लिए. मन का इच्छा किया तो करके पैसा नहीं मिला तो क्या होगा? या तो पैसे के लिए करेंगे या तो अपनी इच्छा को पूर्ति करने के लिए करेंगे. 2 ही कामों के लिए हम लोग ह्यूमन एक्टिविटीज करते हैं बेटा. अब हम लोग आते हैं बेटा सेकंड. ह्यूमन एक्टिविटीज इज 2 टाइप्स. वन इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज, वन इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है, उसकी मीनिंग इसको प्रॉपर बेटा वे में लिखिएगा. ये फिगर बनाइए, इसकी मतलब लिख सकते हो विच एक्टिविटीज आर या एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकिंग बाय पीपुल विथ द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग मनी आर नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी. मीन्स सिंपल सा बात है कि कोई भी ह्यूमन बीइंग कोई भी एक्टिविटीज करता है फॉर अर्निंग मनी. किसके लिए? फॉर अर्निंग मनी के लिए करता है. दैट इज नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर सकते हैं. उसको हम लोग किसके नाम जानते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज. जस्ट लाइक डॉक्टर किसी पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया, वो क्या हुआ? उसके बदले पेमेंट लिया, इकोनॉमिक एक्टिविटी. सिंगर एक सॉन्ग गाया तो उसके लिए उसने क्या किया? पैसा चार्ज किया, उसने क्या किया? इकोनॉमिक एक्टिविटी. विराट कोहली बैटिंग किए इंडिया टीम के लिए तो उसके लिए उन्होंने क्या मिला? सैलरी मिला, उनको उस मैच का फीस मिला, तो उसके वो भी क्या हुआ? इकोनॉमिक एक्टिविटीज. ये सब क्या होता है बेटा? कि एनी ह्यूमन बीइंग्स यहाँ पे अंडरटेक बाय पीपल द ऑब्जेक्ट ऑफ द अर्निंग मनी. आप मनी कमाने के उद्देश्य से अगर कोई भी काम करते हो, ऑब्जेक्ट फॉर द अर्निंग मनी, दैट इज नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज के नाम जानते हैं. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है? दूसरा, विच एक्टिविटीज आर अंडरटेक बाय इंडिविजुअल विथ ए मोटिव ऑफ गेटिंग. यहाँ पे विथ ए मोटिव ऑफ गेटिंग मेंटल सेटिस्फेक्शन या साइकोलॉजिकली सेटिस्फेक्शन के लिए. मेंटल सेटिस्फेक्शन बोलो या साइकोलॉजिकली सेटिस्फेक्शन आर नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज. कोई भी काम हम लोग कर रहे हैं अपनी मन की शांति के लिए, मेंटल या साइकोलॉजिकली सेटिस्फेक्शन बोलो, बाय इंडिविजुअल के द्वारा कोई भी एक्टिविटीज किया गया, उसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज के नाम से जान सकते हैं. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज ये बेटा आपके 3 होते हैं. पहला क्या होता है? रिलीजन बेसिस पे हो सकता है, इसको क्या कर सकते हो? रिलीजन. दूसरा पेरेंटल. दूसरा क्या हो सकता है बेटा? पेरेंटल भी बोल सकते हो. और तीसरा जो हमारा होता है बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं सोशल. तीसरा क्या हो सकता है? सोशल बेसिस पे. 3 प्रकार से हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं. रिलीजन, पैटर्न, सोशल. मतलब माता पिता की कोई हेल्प करते हो, मदद करते हो तो भी आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी.
किसी सोसाइटी में किसी फ्रेंड मित्र का हेल्प करते हो तो भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, मंदिर में दर्शन पूजा करने जाते हो तो भी क्या होगा आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब देखो बेटा इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या क्या होते हैं, कुछ भी गुड्स एंड सर्विस का प्रोड्यूस करते हो, प्रोडक्शन करते हो, एक्सचेंज करते हो, वो सारी एक्टिविटीज क्या होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज के नाम से जानते हैं। हम लोग बिजनेस पढ़ रहे हैं बेटा, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग चलेंगे कि कोई भी गुड्स एंड सर्विस का प्रोड्यूस करते हैं, उसको सेल्स परचेज एंड करते हैं, उसके बाद तो वो सारी की जाती है गुड्स एंड सर्विस। तो जो डॉक्टर थे वो क्या दिए सर्विस, विराट कोहली ने क्या दिया सर्विस, बट गुड्स ये पेन को बेचा गया, उसके बदले में प्रोडक्शन किया गया, वो भी क्या है हमारे गुड्स, तो वो भी क्या हो सकता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है 3 टाइप, पहला क्या होता है बिजनेस, दूसरा प्रोफेशन, तीसरा क्या होता है एम्प्लॉयमेंट होता है बेटा। तो हम लोग बात करते हैं बिजनेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस, बिजनेस की एक मीनिंग हम लोग लेके चलते हैं या डेफिनेशन की प्रॉपर डेफिनेशन और मीनिंग मीन्स बिजनेस रिफर टू द दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बिजनेस रिफर टू द दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज मीन्स इस बिजनेस रिफर टू द दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर कंसर्नेड, विच आर रिलेटेड विथ द प्रोडक्शन परचेज। देखो वो सारे एक्टिविटी जो प्रोडक्शन से होगा, परचेज, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी क्या करता वो सारे एक्टिविटीज जो किससे होगा रिलेटेड इकोनॉमिक बिजनेस, बिजनेस रिफर टू दोज एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड विद द प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स, फिर उसके बाद हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विस विथ द मेन ऑब्जेक्ट क्या होगा अर्निंग प्रॉफिट, विथ द मेन ऑब्जेक्ट अर्निंग प्रॉफिट, दैट इज नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज के नाम जानते हैं। किसके नाम जानते हैं बेटा इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब हमारा पॉइंट आता है बेटा इसका एग्जाम्पल मीन्स फिशिंग, मतलब मछली पालन कर रहा है, मछली पालन फिशिंग में तो सब कुछ है, पालना फिर उसको बढ़ाना फिर उसको बेचना, ये सारी चीज फिशिंग से रिलेटेड। आप समुद्र में मछली करने जा रहे हो तो भी वो बिजनेस एक्टिविटी है। फिर माइनिंग, माइनिंग का मतलब होता है कि खदान में आप काम करते हो, उसमें वहां पे सर्विस देते हो, वहां चीजों को कोयला का या फिर गोल्ड या जो भी आप करते हो सब प्रकार की माइनिंग की बात करते हो, चाहे बालू की, कंक्रीट की माइनिंग, किसी भी चीज माइनिंग मीन्स खदान की बात करें। उसमें फार्मिंग, फार्मिंग का मतलब हो गया कि किसी भी चीज को पालना, पाल के बड़ा करना, उसको बेचना, उसके दूध निकालने, सारे फार्मिंग में आ गए। फिर मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चर किसी चीज को बनाना, बनाकर उसमें उसकी यूटिलिटी को इंक्रीज करना, उसके बाद उसको सेल करना ही हमारा क्या था मैन्युफैक्चरिंग होता है। होलसेल का मतलब ए लॉट ऑफ गुड्स को क्या करना, एक साथ ए लॉट ऑफ गुड्स को परचेज करना, देन उसको छोटे छोटे पार्टों में हम लोग सेल करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है बिजनेस के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रोफेशन, बिजनेस से प्रोफेशन डिफरेंट है। प्रोफेशन रिफर टू द दोज एक्टिविटीज विच रिक्वायर्ड स्पेशल नॉलेज एंड स्किल्स। देखो प्रोफेशन के लिए आपके पास क्या होना चाहिए एक स्पेशल नॉलेज और साथ ही साथ क्या होना चाहिए स्किल होनी चाहिए। मीन्स आपके पास एक स्पेशल नॉलेज है, मतलब प्रोफेशनल डिग्री आपके पास कोई होनी चाहिए टू बी द अप्लाइड बाय द इंडिविजुअल इन हिज वर्क टू, आप जो वर्क को स्पेशलाइज है उस वर्क को वर्क टू द अर्न लिविंग, कुछ कमाने के लिए उस नॉलेज को क्या करते हैं वो देते हैं। जस्ट लाइक देखो दीज एक्टिविटीज आर सब्जेक्ट टू गाइड, मीन्स सब्जेक्ट टू द गाइड, कहीं न कहीं से सब्जेक्ट टू गाइडेड हुआ हो, सिखाया गया हो, या कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट के थ्रू आपके ऊपर बनाया गया। मीन्स प्रोफेशनल बॉडी कोई न कोई होगी उस चीज को, उस डिग्री को प्रोवाइड करने के लिए, स्किल्स को प्रोवाइड करने के लिए, नॉलेज को प्रोवाइड करने के लिए कोई न कोई कंडक्ट और कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ बॉडी होगी, वही प्रोवाइड कराती है। जैसे लॉयर को कहाँ से मिलता है, हम लोग क्या देखते हैं बेटा लॉयर को हमारा एक होता है लॉ ऑफ बोर्ड जो होता है उसके थ्रू इनको दिया जाता है। डॉक्टर के लिए एमबीबीएस की डिग्री होती है जो मेडिकल हमारी होती है मेडिकल सोसाइटी, उसके द्वारा इसको प्रोवाइड किया जाता है कि जो मेडिकल प्रैक्टिसेस के थ्रू मिलती है। सीए की ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के थ्रू मिलता है, CS का इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी के थ्रू मिलता है। तो ऐसे ही बेटा के थ्रू इनको डिग्री मिलती है और डिग्री बाद प्रैक्टिस और नॉलेज होता है। तो वही बता प्रोफेशन इज रिफर टू दोज एक्टिविटीज व्हिच आर रिक्वायर्ड द स्पेशल नॉलेज एंड स्किल विथ द प्रैक्टिस बोल सकते हो। एक और चीज इसमें जोड़ सकते हो, देखो प्रोफेशनल रिफर टू द एक्टिविटीज व्हिच रिक्वायर्ड द स्पेशल नॉलेज एंड स्किल विथ द प्रैक्टिसेस टू बी अप्लाइड बाय द इंडिविजुअल ऑन हिज वर्क टू बी द अर्न अ लिविंग, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, जीने खाने के लिए उसको अप्लाई करता है तो उसी को लोग इसके नाम जानते हैं, प्रोफेशन के नाम से जानते हैं। मैंने आपको बता दिया। फिर हमारे पास होता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है
employment refer to an activities in which an individual works regular for the other persons and get remuneration in the return। एक एम्प्लॉयमेंट रिफर किसको करता है? वह सारे एक्टिविटीज जो कोई भी इंडिविजुअल किसी दूसरे के लिए करते हैं। इसमें क्या हो गया कि एन इंडिविजुअल वर्क रेगुलर फॉर द अदर पर्सन एंड गेट द रेम्यूनरेशन इन द रिटर्न। उसके बदले में उसको क्या मिलता हो? गेट द रेम्यूनरेशन मिलता हो, रिटर्न मिलता हो, कुछ ना कुछ पैसा मिलता होगा। तो उसी उन लोग किसके नाम जानते हैं बेटा? उस वर्क को उन लोग किसके नाम जानते हैं? एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे जो जिसके लिए वो काम कर रहा है वो एम्प्लॉयर कहलाएगा और जो काम करता है वो क्या कहलाता है? एम्प्लॉय। और उसके बीच के जो कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करता है बेटा। और यहाँ पे उसके बीच में जो उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनता है उसके काम को रेगुलर करने के बेसिस पे उसी कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग इसके नाम जानते हैं एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट इंडिविजुअल प्रोवाइड रेगुलर बेसिस वर्क फॉर द अनदर पर्सन के लिए, अनदर पर्सन को करता एंड गेट द रेम्यूनरेशन दैट इज नोन एज एम्प्लॉयमेंट के नाम से जानते हैं। Which person provide a service to another person that is known as employee or for service receive जो करता है उसको हम लोग किसके नाम से? एम्प्लॉयर के नाम से जानते हैं बेटा। अब इसमें क्या हो सकता है? ऑफिस के जितने भी वर्किंग इन ऑफिस में जितने भी लोग काम करते रहते हैं वो सारे लोग हो सकते हैं। बैंक में जो काम करते हैं वो हो सकते हैं। शॉप पे जो काम करते हैं वो हो सकते हैं। क्लर्क, प्यून, सेल्समैन, ये सारे क्या हो सकते हैं बेटा? आपके टोटल हमारे क्या आते हैं? एम्प्लॉयमेंट में आते हैं। तो इस तरीके से आपके ये एक्टिविटीज हो गए बेटा। हाँ, एक आपका होमवर्क है बेटा, ध्यान देकर सुनना। होमवर्क क्या है? डिफरेंशिएट आप लोगों को करके एक पॉइंट को लेके आना है। पहला पॉइंट है क्या डिफरेंस करना? इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आप लोग ध्यान देना बेटा, बिना पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस के बेसिस पे अगर करोगे तो हम डिफरेंस मानेंगे नहीं है। ये आपका होमवर्क है। पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस या बेसिस के बेस पे ही आप डिफरेंशिएट करोगे इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। पहला डिफरेंस है। दूसरा आपको डिफरेंस क्या लिखना होगा बेटा? दूसरा होमवर्क क्या है? दूसरा होमवर्क ये है कि डिफरेंसेस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। कम से कम बेटा आपको पहला जो बताएं उसमें कम से कम 5 पॉइंट होने चाहिए और दूसरा में कम से कम 7 पॉइंट होने चाहिए। आपको इतना लिखना है। इस बात को ध्यान देके ही इस होमवर्क को आप लोग करिएगा बेटा। ठीक है बेटा। अब हम लोग क्या करें? नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो मेरा है वो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिजनेस। आप बिजनेस के डेफिनेशन जान चुके हो। बिजनेस इज पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शंस, परचेज, सेल्स of goods and service for motive of earning profit, that is known as बिजनेस के नाम से हम जानते हैं। ठीक है। अब हमारा बिजनेस किसी भी एक्टिविटीज को देखोगे, कोई भी हमारे बीच में एक्टिविटीज होगा, उस एक्टिविटीज में ये सारे 6 पॉइंट अगर इन्वॉल्व होंगे तो ही हम लोग उसको बोलेंगे दैट एक्टिविटीज इज ए बिजनेस एक्टिविटीज। नहीं तो एक्टिविटीज किसी और तरफ मूवमेंट जा सकता है। 6 पॉइंट हैज बीन इन्वॉल्वड इन दैट एक्टिविटीज known as business activities। फर्स्ट होता है एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मीन्स की पहली प्रेजेंसी क्या होनी चाहिए उस एक्टिविटीज में कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज होनी चाहिए। जैसे कि आप लोगों ने शुरुआत में ही मैंने बताया था कि जो भी हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है कि मेरा ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या? ऑब्जेक्टिव अर्निंग मोटिव क्या है? प्रॉफिट। मीन्स मेरा ऑब्जेक्टिव ही क्या है कि मुझे क्या करना? पैसा कमाना, अर्निंग करना है। क्या अर्निंग करना? पैसा कमाना, प्रॉफिट को अर्न करना, अर्निंग मोटिव प्रॉफिट। नॉट अ साइकोलॉजिकली सेटिस्फेक्शन, साइकोलॉजिकली या मेंटल सेटिस्फेक्शन की मुझे नीड नहीं है। यहाँ पे एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब क्या होगा कि मुझे किस चीज की नीड है? मनी की रिक्वायरमेंट है। मनी के बदले में वो सारा ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हमारा आता है बेटा कि प्रोडक्शन एंड प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस सेकंड थिंग भी इन्वॉल्व होना चाहिए। सेकंड थिंग इन्वॉल्व का मतलब कि जैसे सपोज एक एग्जांपल हम लोग लेके चलते हैं तो समझते जाते हैं कि जैसे राम सेल मोबाइल फोन फ्रॉम मोबाइल शॉप।
है ये 100, कितने का 10,000 का। परचेज को कितने किया था 9,000। अब देखो बेटा इसमें क्या है कि राम सेल्स जब मोबाइल को कर रहा है तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। क्यों इकोनॉमिक एक्टिविटीज है बेटा? क्योंकि देखो बेटा ये जो एक्टिविटीज है ये क्या करेगा, मोबाइल देगा, किसको देगा और किसको देगा, कोई कस्टमर को, किसी को देगा। राम किसको सेल करेगा मोबाइल, राम सेल्स अ मोबाइल फोन फ्रॉम द मोबाइल शॉप टू कस्टमर। यहाँ जोड़ लो आप लोग, टू कस्टमर। किसको बेटा, कस्टमर को मोबाइल फोन राम ने क्या किया, दिया। जैसे ये समझ लो आपका कौन था तो बेटा राम है, ये कौन है राम, और ये कौन है बेटा आपका कस्टमर है। राम ने ये जो मोबाइल फोन है ये क्या करेगा, इसको देगा, कस्टमर इसको क्या करेगा, लेगा, और इसके बदले में कस्टमर इसको क्या देगा, मनी। ये क्या है मोबाइल फोन, और ये क्या देगा इधर से बदले में, मनी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज वन, ये नहीं कि मोबाइल फोन ले लो, हम आपको क्या करेंगे, आशीर्वाद देंगे। कस्टमर आके कहे कि हम जब बात करेंगे तो आपको आशीर्वाद देंगे। नहीं भैया, इस एक आदमी बहुत सज्जन दुकान वाला था जो हमको फ्री मोबाइल दिया और हमारे रिलेशन वाले से बात हो रही है, हम बार बार आपको आशीर्वाद देंगे। नहीं, यहाँ पे राम इसके बदले कितना ले रहा है, 10,000 रुपया ले रहा है। जो 10,000 रुपया ले रहा है तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे बेटा, एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इसको हम क्या कहेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, क्योंकि तो आप पैसा ले लिया। दूसरा क्या बेटा, प्रोडक्शन एंड प्रोक्यूरमेंट ऑफ द गुड्स। अब देखो प्रोडक्शन किया राम ने, प्रोडक्शन राम ने स्वयं बनाया नहीं, या गुड्स को स्वयं बनाए या गुड्स को क्या करे, कहीं से परचेज। राम ने क्या किया था, उस गुड्स को क्या कहता, 9,000 में क्या कहता बेटा, परचेज किया था। क्या किया था, 9,000 में परचेज किया था, कहीं ना कहीं से खरीदे। अब देखो प्रोडक्शन मतलब स्वयं बनाएगा, इट सेल्फ मैन्युफैक्चर करे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन। और प्रोक्यूरमेंट का मतलब क्या होता है, परचेज एंड सेल। क्या किया गया, परचेज, और फिर उसके बाद क्या किया गया, उसको सेल किया गया। तो राम ने खरीदा 9,000 का, उसको 10,000 में बेच दिया। और किसको, गुड्स एंड सर्विस, दोनों चीजें होती है बेटा। गुड्स हमारा टेंजिबल होता है, सर्विस मेरा इनटेंजिबल होता है। गुड्स दिखाई देता है, जितने थिंग्स होते हैं वो दिखाने वाले, सर्विस में आपको बता रहा हूँ, अभी बताऊंगा आगे चीजें कि जो भी गुड्स एंड सर्विस होगा वो क्या प्रोडक्शन किया जाए या प्रोक्यूरमेंट किया जाए। तो इस ट्रांजेक्शन में क्या हुआ बेटा, प्रोक्यूरमेंट हुआ, खरीदा है और फिर उसी को बेच दिया कस्टमर को। बात समझ में आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, मीन्स ये भी एक्टिविटीज इस ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व है, ये भी इन्वॉल्व है, ये भी इन्वॉल्व है। तो अभी तक तो हम लोग बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाए जा रहे हैं। फिर सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। कि जो ये सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर किस लिए हो रहा है, सेटिस्फेक्शन ऑफ द ह्यूमन नीड्स। जब ये पर्सन ले जाएगा तो इसकी रिक्वायरमेंट थी, इस समय क्या थी, कस्टमर की ऑनलाइन क्लासेस चल रही है और ऑनलाइन क्लास को क्या कराएगा मेरा बेटा, देखेगा। उसके ह्यूमन नीड्स थे, क्योंकि उसके हाई स्कूल में ऑनलाइन क्लास चल रहा था और ऑनलाइन क्लास वो क्या करेगा, वॉच करेगा और नोट्स बनाएगा। उसके लिए पैसे नहीं 10,000 इंपॉर्टेंट थे, उसके लिए क्या था, मोबाइल मोस्ट इम्पोर्टेंट था। अब देखो बेटा एक चीज मैंने यहाँ बताया, सेल्स और एक्सचेंज होना चाहिए। सेल्स और एक्सचेंज का मतलब कि अगर गुड्स, जैसे कल्टीवेटिंग, फार्मर कल्टीवेटिंग फॉर हिमसेल्फ, फार्मर कल्टीवेटिंग फ्रॉम हिमसेल्फ। अगर कोई किसान अपने आप कोई फसल उगाता और अपने ही खा लेता है तो उसको प्रोडक्शन किया, लेकिन उसका ये ध्यान देना कि उसका सेल और एक्सचेंज होना चाहिए। सेल और एक्सचेंज होना चाहिए तभी नहीं, अगर मोबाइल कस्टमर स्वयं बनाता और अपने यूज में ले लेता तो कभी भी हमारा बिजनेस एक्टिविटीज नहीं कहलाएगा। क्या, बिजनेस एक्टिविटीज नहीं कहलाएगा। बिजनेस एक्टिविटीज होने के लिए सेल एंड एक्सचेंज होना गुड्स एंड सर्विस का मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर सेल पर्पज के लिए, जैसे क्या होता है ना, आप अपने घर पे कैटल रखे हो, पशु रखे हो और उसके दूध निकालते हो और आप ही पीते हो उसको, नहीं। अगर दूध आप कहीं से परचेज करके ले आते हो उसको, तो वो आपका सेल एंड क्या होना चाहिए बेटा, एक्सचेंज। सेल और एक्सचेंज मतलब कि वस्तु आप दे दो किसी को, उसके बदले पैसा मिल जाए, या एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु ले लो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सचेंज। तो जो गुड्स एंड सर्विस का यहाँ प्रोडक्शन हुआ है, जो चीजों को परचेज किए हो
उसका क्या होना चाहिए, सेल और एक्सचेंज बेटा, तभी आपके बिजनेस एक्टिविटीज में होगा। तो इसमें क्या, राम ने खरीदा कहीं से और बेच दिया तो सेल किया, तो राम के लिए भी ये क्या हो जाएगा बेटा ट्रांजेक्शन, बट कस्टमर के लिए भी नहीं होगा, क्योंकि कस्टमर ने इसको आगे सेल ही नहीं किया, तो प्रॉफिट मोटिव से नहीं हो गया। राम के अकॉर्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं, तो राम के अकॉर्डिंग ये क्या, राम ने सेल भी किया, एक्सचेंज भी किया, ठीक है, सेल किया, एक्सचेंज भी इसमें नहीं। फिर डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विस ऑन अ रेगुलर बेसिस। अब देखो बेटा, राम का मोबाइल शॉप क्या है, मोबाइल फोन का मोबाइल शॉप है, तो क्या डेली कोई ना कोई 1-2-4 कस्टमर आते होंगे, उन लोगों का सामान क्या करता होगा बेटा, बेचता होगा। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट जो हमारा आता है बेटा, वो रेगुलर बेसिस पे डीलिंग होनी चाहिए। ये नहीं कि अचानक जैसे मेरे पास एक घर है, मेरे पास एक घर है, या तो मैंने इसको क्या किया, बेच दिया, मैंने इसको क्या किया, किसी को बेच दिया और एक नया घर खरीद लिया, तो आप कहोगे सेल्स परचेज तो हुआ सर, तो बट सेल्स परचेज हुआ, मैं मान रहा हूँ बेटा, लेकिन इंस्टेंट इन ईयर या 1 ईयर 2 ईयर में 1 टाइम हो रहा है। मान लेता कि आपको ईयर में 2 टाइम्स हो जाए, 3 टाइम्स हो जाए, नहीं, आपको ये एक्टिविटी सेल्स एंड परचेज वाली कब करनी होगी, रेगुलर बेसिस पे करनी चाहिए, डेली होनी चाहिए, मीन्स तभी उसको क्या कहेंगे हम लोग, बिजनेस एक्टिविटीज कहेंगे। बात समझ में आ गया। डीलिंग जो होनी चाहिए, डीलिंग का मतलब होता है, डीलिंग किसका, गुड्स एंड सर्विस का, किस बेसिस पे बेटा, रेगुलर बेसिस पे 1 और 2 टाइम्स। जैसे आपने मोबाइल खरीद के ले गया कस्टमर, उसको किसी को बेच दे, तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। बिजनेस के लिए रेगुलर बेसिस पे होना मस्ट इम्पोर्टेंट होता है बेटा। इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस मीन्स चौथा, राम के अकॉर्डिंग ये भी सही है। पांचवा बेटा, प्रॉफिट अर्निंग मोटिव, कि जो आपका बिजनेस, पांचवा भी सही बेटा, प्रॉफिट अर्निंग मोटिव से करना चाहिए, भले लॉस हो जाए, उससे डिपेंड नहीं करता, लेकिन उसका टारगेट क्या था, मोटिव क्या था, प्रॉफिट। देखो 9,000 का लिया, 10,000 बेच दिया, 1,000 उसको क्या हुआ, प्रॉफिट, मीन्स ये ट्रांजेक्शन में पांचवा भी सही हुआ। छठवां क्या, अनसर्टेनिटी ऑफ द रिटर्न या रिस्क, कि रिटर्न जो वो पैसा लगाया है, वो 9,000 रुपए, पता नहीं वो मार्केट में सामान बिकेगा कि नहीं बिकेगा, उसमें क्या अनसर्टेनिटी, रिस्क है उसकी सामान को। अगर जिस ट्रांजेक्शन में, जिस एक्टिविटीज में सर्टेनिटी और रिस्क न होगी, वह ट्रांजेक्शन कभी बिजनेस एक्टिविटीज नहीं हो सकती। जहाँ पे सिक्योरिटी की बात आ जाएगी, वो वहीं से कट जाएगा। मीन्स किसी भी एक्टिविटीज में रिस्क का भी इन्वॉल्व होना जाता है। रिस्क का मान लो इसके कस्टमर नहीं आते, इसके सामान पड़े ही पड़े रह जाते, तो उस कंडीशन में भी ये क्या कहलाता, बिजनेस एक्टिविटीज कहलाता। तो बिजनेस एक्टिविटीज बनने के लिए ये 6 के 6 कैरेक्टरिस्टिक्स होने कंपल्सरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप लोगों ने समझा, पहला क्या होगा, एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, दूसरा क्या होगा, प्रोडक्शन एंड प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, थर्ड क्या है, सेल्स एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, फोर्थ मेरा क्या आता है बेटा, गुड्स डीलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस ऑन रेगुलर बेसिस, फिफ्थ मेरा क्या है बेटा, प्रॉफिट अर्निंग, और सिक्स मेरा क्या है, अनसर्टेनिटी ऑफ द रिस्क एंड रिटर्न। इस पॉइंट को आप ध्यान दे करके चलिए बेटा, इससे केस स्टडी को अक्सर मैं पूछता रहता हूँ एग्जामों में, ठीक है। नेक्स्ट फीचर हमारे हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग बातें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोफेशन अभी आप लोगों ने बिजनेस का कैरेक्टरिस्टिक्स था, आज हम लोग के कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोफेशन पढ़ेंगे। प्रोफेशन में क्या होता है, पहला बॉडी ऑफ स्पेशल नॉलेज एंड टेक्निक स्किल होनी चाहिए। मीन्स इसका मतलब ये होता है कि प्रोफेशन के लिए कि आपके पास जो नॉलेज होना चाहिए, बॉडी स्पेशल नॉलेज होना चाहिए और टेक्निकल स्किल्स होना चाहिए। इसमें बताया गया कि अगर कोई साधारणता उसके अंदर कोई पैदाइशी टेक्निक और पैदाइशी कोई क्वालिटी होगी, तो वो कभी भी हमारा प्रोफेशन नहीं कहलाएगा। उसको क्या होना चाहिए कि उसके अंदर नॉलेज तो एक स्पेशल होनी ही चाहिए, साथ साथ टेक्निकल स्किल्स भी होनी चाहिए, लेकिन वो उस कार्य को नहीं कर सकता। उसके पीछे में आगे मैं अभी बताऊंगा किस कारण से नहीं कर सकता। फिर यहाँ फॉर्मुलेटाइज मेथड एंड एक्वायर्ड ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस, कि उसके अंदर जो ये नॉलेज होगी, टेक्निकल स्किल की नॉलेज होगी, ये कैसे आनी चाहिए, एक प्रैक्टिस ट्रेनिंग के बेस पे ही उसके अंदर ये क्वालिटी आनी चाहिए। अगर उसको ऑर्डिनरी साधारणता ऐसे ही आ गया है, टेक्निक स्किल्स उसके अंदर, तो उसको कभी भी हम लोग प्रोफेशन के नाम से नहीं बुलाएंगे। पैदाइशी होगा, ऑर्डिनरी उसके पास होगा, साधारणता तो नहीं, उसके पास ये मेथड क्या होना चाहिए, ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस के बेस पे आना चाहिए।
ठीक है। मीन्स उसको कहीं ना कहीं किसी इंस्टीट्यूट में जाके, रजिस्टर्ड ऑफिस में जाके, जहाँ पे रिकॉग्नाइज बॉडी होती उसमें जाके उसको प्रैक्टिस और ट्रेनिंग लेके उस नॉलेज को, उस स्किल को डेवलप करना चाहिए। इसको घर पे या रह के ऐसे नहीं माना जाता, वो प्रोफेशन के अंतर्गत नहीं आ सकता। जैसे एक आपके अगल बगल का आजकल आप लोगों ने सुना होगा टिकटॉक में बहुत सारे ऐसे स्टार हो गए हैं, लेकिन उन्हीं एक्टर्स को एक्टर्स कहा जाता, सबको एक्टर्स नहीं कहा जाता। चाहे आप कितना अच्छा परफॉर्म, चाहे आप कितना भी सॉन्ग आप गा लेते हैं, मोबाइल पे टिकटॉक बना लेते हैं, उससे नहीं मतलब होता, उसके अंदर कोई स्पेशल नॉलेज क्वालिटी नहीं होता। एक अच्छा बैट्समैन कितना भी बेटर होगा, लेकिन उसके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म होना चाहिए, एक प्रैक्टिस होना चाहिए, एक एक्सपीरियंस होना चाहिए। चाहे आप गेंद 150-200 की स्पीड से भी फेंको, इंडिया टीम में आपको कभी भी नहीं सेलेक्ट किया जाएगा, बिकॉज द रीजन आप एक्सपीरियंस प्रैक्टिस आपके पास नहीं है। तो आपके पास नॉलेज तो है, बट आपके पास कोई भी ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस और प्रैक्टिसेस नहीं है। तो आपके पास लेक ऑफ कॉन्फिडेंस तो है, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस और सर्टिफिकेट ट्रेनिंग भी नीड होती है, इंपॉर्टेंस फैक्टर होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट होता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन। आप वो चीजें कहाँ से आनी चाहिए, कोई भी रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन से आना चाहिए। प्रोफेशनल एसोसिएशन का मतलब होता है कि परफॉर्म जो यहाँ पे किए हो, तुम किसी न किसी एसोसिएशन के मेंबर होने चाहिए। उस एसोसिएशन के द्वारा आपके लिए रूल बनाए जाते हो, रेगुलेशन बनाए जाते हो, उस एसोसिएशन से आपके मेंबरशिप पे प्रभाव पड़ता हो, आप उसमें आपको प्रमोट किया जाता हो, उसमें मेंबर में आपको डिनोट किया जाता हो, ये सारी चीजें आपके ऊपर अप्लीकेबल किया जाता हो, तो वही कोई प्रोफेशन मीन्स कोई इस्टेब्लिशमेंट। जैसे आप लोग जानते हो, एक बात सिंपल सी बात है कि जो हमारे इंडिया में है बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, फॉर किसके लिए होता है, लॉयर के लिए होता है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया किसके लिए, सीए के लिए होता है, उनको एक मेंबरशिप नंबर देता है। वैसे हमारे यहाँ मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ द इंडिया जो है मेडिकल के लिए होता है, मीन्स डॉक्टरों के लिए होता है, उनको भी एक नंबर प्रोवाइड होता है, उनके रूल रेगुलेशन सारे कंडक्ट वही बनाते हैं, ठीक है। तो वही बात है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा होता है कि कोई ना कोई इस्टेब्लिशमेंट तो होना ही चाहिए, उसी संस्था के अकॉर्डिंग आपने ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट नॉलेज वगैरह तो लिया, जहाँ भी ले लो, लेकिन उसको इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए कोई भी प्रोफेशनल बॉडी होनी चाहिए, एसोसिएशन होना चाहिए, बॉडी होना चाहिए कि जिसके अंतर्गत आपका को रेगुलेट करता हो, आपको उसके ऊपर नियंत्रण करता हो, कंट्रोल करता हो, वो भी होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट आता है कोड ऑफ द कंडक्ट। अब कोड ऑफ द कंडक्ट का मतलब क्या होता है बेटा प्रोफेशन की बाउंडेड टू द फॉलो, मीन्स क्या होता है कि मेंबर ऑफ प्रोफेशंस बाउंडेड टू द फॉलो। मीन्स कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब ये हो गया कि मेंबर जो हैं वो बाउंडेड हैं उस चीज को फॉलो करने के लिए। जैसे होता है ना कि बाउंड करना, शपथ लेते हैं हम लोग, शपथ लेते हैं, डॉक्टर हुए, सिपाही हुए, या फिर हम लोग बात करते हैं सॉरी सिपाही नहीं, डॉक्टर हुए, लॉयर हुए, कि मैं कभी भी इस कोड ऑफ कंडक्ट के आपके रूल, अभी यहाँ कोड ऑफ कंडक्ट में होता क्या, रूल एंड रेगुलेशंस। रूल एंड रेगुलेशन जैसे ऑनेस्टी, डिग्निटी, फिर हमारे उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं मोरालिटी, ये सब चीजें उसमें कोड ऑफ कंडक्ट में कही गई है। मैं उसको प्रेफरेंस दूंगा, मैं मनी को प्रेफरेंस नहीं दूंगा। जैसे एक डॉक्टर है, डॉक्टर के लिए को आप हायर कर लीजिए, एक टीचर को आप हायर कर लीजिए एक स्कूल में दे लीजिए पढ़ाने के लिए, लेकिन उनके लिए ये कहा गया है कि डॉक्टर के लिए, टीचर्स के लिए कि जब उनको बीएड की मिली है तो वो अपने पास से पूरा ईमानदारी से आपको पढ़ाएगा, चाहे आप उसको 10 रुपए उसके बदले में रेम्यूनरेशन दीजिए, चाहे 1 लाख रुपए रेम्यूनरेशन दीजिए। टीचर चाहे बीएसटी का मैं 10,000 रुपए पढ़ाता हूँ, चाहे कोई 1 लाख में पढ़ाता होगा, उसकी जितनी भी नॉलेज होगी वो सारी नॉलेज आपको क्या करेगा, प्रोवाइड कराएगा। वो सारी चीज आपको प्रोवाइड कराता, वो कुछ भी नॉलेज पैसे की वजह से छिपाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि मोरालिटी, ऑनेस्टी, डिग्निटी उसकी के लिए, उसी के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया। मीन्स कोड ऑफ कंडक्ट रूल एंड रेगुलेशंस फॉर द आपके किसके लिए, फॉर द प्रैक्टिस के लिए, आपको प्रैक्टिस के लिए, उसी को बोलते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ द कंडक्ट मतलब बाउंडेड द फॉलो द कोड ऑफ कंडक्ट। मीन्स कोड ऑफ कंडक्ट में क्या होता है, इंक्लूडिंग रूल कनेक्टेड होते हैं, उसी को हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है प्रायोरिटी ऑफ द सर्विसेज ओवर द इकोनॉमिक कंसिडरेशन। आपको प्रायोरिटी देनी है किसको, सर्विस को, इकोनॉमिक कंसिडरेशन से। मीन्स पैसे से ज्यादा इसमें प्रायोरिटी किसको देनी होती है, सर्विस। आपका फर्स्ट मोटिव सर्विस होता है, डॉक्टर का फर्स्ट मोटिव होता है पेशेंट किसी तरह बच जाए, पैसा मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं होता। टीचर का फर्स्ट मोटिव होता है बच्चा अच्छे से पढ़ ले, पैसा इम्पोर्टेंस नहीं होता। क्योंकि हमारे यहाँ पे लिखा गया है 6 से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य है। हमारे यहाँ पे उसमें राइट्स में लिखा गया है
तो इको हम लोग अब जब पढ़ते हैं मेरा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ, तो वैसे ही कि फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, जो वो सर्विस लिया है, जो उस सर्विस के अकॉर्डिंग वो सर्विस करना। सेकंड प्रायोरिटी उसका सेकंड ऑब्जेक्ट क्या होता है, पैसा कमाना। सेकंड ऑब्जेक्टिव उसका पैसा कमाना है बेटा, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, वो सर्विस प्रोवाइड करना। तो ये अगर जिसमें सारे आपके पांचों इन्वॉल्व होंगे किसी भी सर्विस में, जस्ट लाइक आप डॉक्टर को ले, डॉक्टर के पास स्पेशल नॉलेज, स्पेशल ट्रेनिंग है, स्पेशल नॉलेज, उसके पास स्किल भी है, क्योंकि वो सुई लगाना, ऑपरेशन करना, सब कुछ आप पेशेंट को ट्रीट करना। क्यों ये सब आया उसके पास, कहाँ से, एक ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस बेसिस पे आया। फिर उसके बाद उसकी रेगुलेटिंग बॉडी क्या है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जो वो रेगुलेटिंग बॉडी है। पांचवा कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट क्या है कि वो क्या है, उसकी ऑनेस्टी के साथ वो इलाज करता है, चाहे वो फीस 10 रुपया ले चाहे 20 रुपया ले। उसका फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होता है, वो सर्विस लेता है। बाद में उसकी प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी है आपके उसके बीच के मिलाप का, मिलन का जो प्रायोरिटी वो क्या है, मनी, जिस लाइक फीस के रूप में लेता है। सोचिए आप लोग कि डॉक्टर एक होता है, वो लाखों रुपए के जान बचाता है, करोड़ों का जान की कोई वैल्यू ही नहीं होती, लेकिन उसके बदले में आपसे क्या लेता है। आज इस समय इस कोविड पैंडेमिक में डॉक्टर आप लोगों के साथ कैसे लगे हुए हैं। डॉक्टर को क्या कहा जाता है, गॉड ऑफ सेकंड गॉड के उसको प्रायोरिटी दी गई है। तो बेटा इसलिए हम लोग बात करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है हमारा, सर्विस टू द अदर। इसमें क्या होता है कि इसमें जो पर्सन एम्प्लॉय होता है वो सर्विस क्या करता है, दूसरे के लिए प्रोवाइड कराता है। इस स्वयं के लिए सर्विस दूसरे के लिए प्रोवाइड कराता है। पर्सनल सर्विस, पर्सनल सर्विस इन्वॉल्व नहीं होता। पर्सनल अगर आप खुद अपने लिए करो, अपने फादर के लिए, पेरेंट्स के लिए करो कोई काम, तो वो आपका एम्प्लॉयमेंट के अकॉर्डिंग नहीं माना जाता। आप अपने बिजनेस में अपना काम करने लगे तो आप एम्प्लॉयमेंट नहीं कहलाओगे। आपके लिए क्या होना चाहिए, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप होना चाहिए, किसके में, पेयर और पी में। फिर एग्रीमेंट मीन्स दोनों के बीच में एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए किसी भी कार्य को करने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट के थ्रू ही वो क्या होंगे, उसमें इंक्लूड होंगे, शामिल होंगे। फिर ठीक है, तो अब उसके बाद क्या होता है बेटा, सर्वेंट। सर्वेंट का मतलब क्या होता है कि ये इसको जो एम्प्लॉय होता है, एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर के द्वारा पूरा क्या हो कि कोई भी काम करने के लिए ऑर्डर दिया जाता हो, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वेंट। सर्वेंट जस्ट लाइक आप लोग बोलते हो ना नौकर, तो एम्प्लॉयमेंट में जो एम्प्लॉय होता है वो एक नौकर के समान होता है, क्योंकि उसको ऑर्डर कौन देता है, उसका सुपीरियर मतलब एम्प्लॉयर देता है। एम्प्लॉयमेंट में जो रिलेशन होता है बेटा वो किसका होता है, एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर। ये क्या होता है, ये पर्सन इसको सर्विस, और इसके बीच का जो एग्रीमेंट होता है यही आपका एग्रीमेंट जो होता है, उसी को एग्रीमेंट को किसके नाम जानते हैं, एम्प्लॉयमेंट के नाम से जानते हैं। और ये ऑर्डर देता है, उसी के अकॉर्डिंग एम्प्लॉय काम करता है, एम्प्लॉय क्या होता है, सर्विस सर्वेंट होता है। नो नीड फॉर द कैपिटल, एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई पैसे की नीड ही नहीं। आप जहां चाहो वहां जाके आप बिजनेस करना स्टार्ट करो, आप एक रुपया भी नो, आप एम्प्लॉयमेंट के अकॉर्डिंग आप सर्विस कर सकते हो। बट प्रोफेशन के लिए कैपिटल की नीड होती है, बिजनेस के लिए मोर कैपिटल की नीड होती है। नो रिस्क, इसमें कोई रिस्क नहीं, आप काम करो पैसा मिलेगा, नहीं तो आप चले आओ, काम नहीं करोगे अच्छे से आपको हटा दे जाएगा पैसा, कोई रिस्क नहीं इन्वॉल्व होता। बट इसमें रिस्क होता है प्रोफेशन में, और उसमें क्या होता है, बिजनेस में मोर रिस्क होता है। नेचर ऑफ एम्प्लॉय, अब यहाँ पे जो नेचर ऑफ एम्प्लॉय की बात किया गया है कि नेचर ऑफ एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है कि जो यहाँ पे एम्प्लॉय होता है वो गवर्नमेंट भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है, पब्लिक का भी हो सकता है, और फिर उसके बाद ट्रस्ट का भी हो सकता है, कैजुअल एम्प्लॉय हो सकता है, रेगुलर एम्प्लॉय हो सकता है, मीन्स कई प्रकार का नेचर एम्प्लॉय हो सकता है। कैजुअल पार्ट टाइम हो सकता है, फुल टाइम एम्प्लॉय हो सकता है। तो एम्प्लॉय का नेचर कोई भी नहीं फिक्स है, एम्प्लॉय कई प्रकार से लोग रह सकते हैं, बिजनेस में काम कर सकते हैं। मीन्स बात समझ में आ गया। तो आज बेटा हम लोग बीएसटी में इतनी सारी टॉपिक पढ़े क्लास 11 की। अब आप लोग, मैंने आज फिर से एक बार रिकॉल कर दे रहा हूँ कि बीएसटी का होमवर्क क्या है, बिजनेस, प्रोफेशन और किसमें, एम्प्लॉयमेंट में डिफरेंस कम से कम 7 से 8 पॉइंट के बीच में डिफरेंस बेसिस पे, आप बेसिस ऑफ डिफरेंसेस के बेस पे ही करोगे। फिर हमारा एक पॉइंट करना होता है इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक में डिफरेंस। इतनी सारी चीजें आप लिखोगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस की बेटा। ठीक बेटा, हम चलते बेटा। अब यहीं पे आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और फ्रेंडों में शेयर करें, बेल आइकन दबाना बेटा आप लोग न भूलें। ठीक बेटा, चलता हूँ, बाय।